बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। आज एक बार फिर से फंक्शनल मैनेजमेंट विषय को चर्चा में ले रहे हैं, लेकिन एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक है हमारा जॉब एनलार्जमेंट, कार्य विस्तार। विद्यार्थियों, मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि प्रबंध के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ जिसे हम श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यद्यपि यह सिद्धांत अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसका व्यवहार में आज भी पालन हो रहा है, लेकिन इस सिद्धांत के अधिक पालन के कारण व्यक्तियों में कार्य नीरसता उत्पन्न हो गई, कार्य से जुड़ाव खत्म होने लगा, आदि आदि। इस दोष को दूर करने के लिए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ जिसे हम कार्य विस्तार या जॉब एनलार्जमेंट कहते हैं। कार्य विस्तार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक ही कार्य के साथ विभिन्न संबंधित क्रियाओं को संयोजित करने या जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इससे कर्मचारी के कार्यभार या दायित्व में अभिवृद्धि नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि कर्मचारी के कार्यों को समतल स्तर पर ही बढ़ाया जाता है, उसमें गहराई उत्पन्न नहीं की जाती, लेकिन कर्मचारी अलग अलग क्रियाओं को करता है तो उसका मन कार्य में लगा रहता है और जो एक ही कार्य को करते रहने से एक लंबी समय अवधि के पश्चात नीरसता उत्पन्न होती है, वह नीरसता समाप्त होने लगती है। इसलिए यह सिद्धांत संस्थाओं में अपनाया जा रहा है। इस सिद्धांत के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे एक डाक विभाग में पोस्टमैन का कार्य अलग, पोस्ट को छांटने का कार्य अलग, उन पर मोहर लगाने इत्यादि का कार्य अलग। अब ये अलग अलग कार्य अलग अलग व्यक्तियों से करवाए जाते हैं, तो एक व्यक्ति एक ही कार्य को करते हुए यद्यपि पारंगत तो हो जाता है, लेकिन समस्या उसमें यह उत्पन्न होती है कि वह उस कार्य को करते करते नीरसता ले आता है। अगर ये तीनों क्रियाएं एक ही व्यक्ति को दे दी जाएं, तो वह थोड़ा चेंज या बदलाव महसूस करेगा और कार्य पर मन लगाकर बना रहेगा। इसका तात्पर्य यह भी हुआ कि कार्य संवर्धन से कार्य की नीरसता समाप्त हो गई और उसे अभिप्रेरणा मिल गई। आजकल बैंकों में इसी तरह की अवधारणा को अपनाया जा रहा है। पहले कैश जमा करने वाला व्यक्ति अलग, लेजर में पोस्टिंग करने वाला व्यक्ति अलग, चेक को पास करने वाला व्यक्ति अलग। इस तरह उन्हें कार्य दिया जाता था, लेकिन अब सभी कार्य एक ही व्यक्ति को दे दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी कार्य की नीरसता खत्म हो जाती है। तो मेरे विचार में आप कार्य विस्तार को समझ गए होंगे। अब मैं कार्य विस्तार की विशेषताओं को स्पष्ट करता हूँ। यह विशिष्टीकरण के विपरीत है, जैसा कि पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूँ कि विशिष्टीकरण तो यह कहता है कि व्यक्ति विशेष को विशेष कार्य दिया जाए और वो उसको करता हुआ उसमें एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन यह उसके बिल्कुल विपरीत है। समतल विस्तार अर्थात कार्य में ही जो क्रियाएं हैं उन्हीं का विस्तार करना है, उसे बढ़ाना है। नीरसता को समाप्त करना, यह भी इसकी खासियत है कि नीरसता समाप्त हो जाती है और पूर्व में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। यह सिद्धांत तकनीकी पहलुओं और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़ाव उत्पन्न करता है
यह इसकी खासियत है। कार्यभार न बढ़ना, अर्थात इसमें कार्यभार भी नहीं बढ़ता। कार्य का क्षेत्र अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया जाता है, लेकिन कार्यभार उतना ही रहता है। और अभिप्रेरण का एक उपकरण है ये, इसकी ये भी विशेषता है, ये खासियत है, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कार्यों को करता हुआ मोटिवेट होता रहता है, प्रोत्साहित होता रहता है। विशेषताओं को समझने के बाद अब मैं इसके महत्व पर चर्चा कर लेता हूँ। और लगभग वही बिंदु हैं, ज़्यादा विशेष बिंदुओं की चर्चा यहाँ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जैसे कार्य सरसता, अब मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि कार्य निरस्ता को ख़त्म करना है, तो जब इसको अपनाया जाएगा तो कार्य सरसता उत्पन्न होगी, कार्य उत्साह बना रहेगा अलग अलग प्रकार के कार्य करने से, क्रियाएं करने से। कार्य स्वतंत्रता, यह भी बड़ी बात है। जैसे एक पोस्टमैन को एक क्षेत्र विशेष दे दिया, उससे संबंधित जितने भी डाक हैं उन सबको वो छांटेगा भी, उससे संबंधित औपचारिकताओं को भी पूरा करेगा और उन्हें वितरित भी करके आएगा। गति पर नियंत्रण, उस व्यक्ति को यह पता होगा जो ये कार्य और क्रियाएं कर रहा है कि किस हिसाब से इस कार्य को अंतिम रूप देना है, तो वह अपनी स्पीड को उसी प्रकार चलाएगा। कार्य संतुष्टि मिलती है, यह भी इसका लाभ है। कर्मचारी आवर्तन में कमी, यह तो हम भली भांति जानते हैं कि व्यक्ति के कार्य का संबंध उसकी संतुष्टि असंतुष्टि से होता है, और जब कर्मचारी असंतुष्ट होता है तो वो वहाँ से जाने की सोचता है और कर्मचारी आवर्तन बढ़ने लगता है। लेकिन यदि कार्य विस्तार को अपनाया जाता है तो कर्मचारी आवर्तन में कमी आती है, अनुपस्थिति में भी कमी आती है, एब्सेंट नहीं रहता व्यक्ति। योग्यताओं का उपयोग, एक व्यक्ति को हमने एक ही कार्य अनेक समय तक दिया, उसमें उसकी निरस्ता आ गई, लेकिन उसमें और योग्यताएं भी थी जिसका उपयोग हम नहीं कर पाए। यदि कार्य विस्तार को अपनाएंगे तो उन योग्यताओं का भी उपयोग हो जाएगा। अधिक उत्पादकता भी होती है, अर्थात कर्मचारी भी संतुष्ट होता है और कार्य भी अधिक होता है। किस्म में सुधार, क्वालिटी इंप्रूव होती है, लागत में कमी आती है, परिवेदनाओं का शीघ्र निवारण हो जाता है, अधिक पारिश्रमिक मिलता है, इत्यादि इत्यादि लाभ प्राप्त होते हैं। ये महत्व के विभिन्न बिंदु हैं। अब मैं साथ के साथ यह भी चर्चा करना चाहूँगा कि कार्य विस्तार के दोष या सीमाएं क्या हैं। अर्थात इतनी अच्छी अवधारणा होते हुए यह कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है या इसमें कहीं दोष दिखाई देने लगते हैं। जैसे पहला बिंदु स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रशिक्षण में वह, जब हम कार्य विस्तार को अपनाएंगे तो हमें कर्मचारियों को ट्रेंड करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा और उस पर धन खर्च होगा। और अधिकांश संस्थाएं ऐसा करने से हिचकती हैं या परहेज करती हैं या दूर रहती हैं। दूसरा, कार्य योजना का पुनर्निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि पहले एक व्यक्ति एक ही कार्य को कर रहा था या एक ही क्रिया को कर रहा था, अब उसे अनेक क्रियाएं दी जाएंगी तो एक्शन प्लान बदलना होगा। और इसमें संस्थाएं आलस करती हैं, लापरवाही करती हैं या ध्यान नहीं देती हैं या इसे बोझिल समझती हैं। और अगले पॉइंट में भी इसी तरह की बात है, परिवर्तन का विरोध, जिसकी हमें एक बार आदत हो गई है, हम उसको ही अपनाते रहते हैं और किसी प्रकार के परिवर्तन को अपनाना नहीं चाहते, और इसका ये रेसिस्टेंस, विरोध उत्पन्न होता है। प्रारंभ में तो उत्पादकता में कमी आती है, क्योंकि कर्मचारी को अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं और वह उसे समझने में समय लेता है, उसे अभ्यास होने में समय लगता है, और एक बार तो उत्पादकता गिरती ही है। एक जगह कार्य विस्तार और सीमित हो रहा है, वह है अधिक वेतन की मांग। जब कर्मचारी अनेक क्रियाएं करता है, यद्यपि उसके कार्यभार में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वह उसके बदले अधिक वेतन की मांग करने लगता है और उच्च प्रबंधक इससे इनकार करते हैं, मना करते हैं या इस संकल्पना को लागू ही नहीं करते।
और अंतिम सीमा के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, सभी कार्य रुचिकर नहीं होते। ये कहना ठीक है कि कार्य विस्तार एक अच्छी संकल्पना है, लेकिन जब कार्य को क्रियाओं में बांटा जाता है, देखा जाता है, तो सभी कार्य रुचिकर नहीं होते हैं। अनेक कार्यों को कर्मचारी बोझिल समझता है और ऐसे में वो इससे मना करता है या इससे इनकार करता है। कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि आज हमने कार्य विस्तार को पढ़ा, उसकी विशेषताएं, महत्व और सीमाओं पर चर्चा की। आप इस पर भी विस्तार से अपनी तैयारी करें। नमस्कार, धन्यवाद।